हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी के पेट की तैयारी कैसे चल रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार फिर हाजिर हूँ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके पेट एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चूँकि प्रश्न जो है आपको यहीं से मिलेंगे। लगभग प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो मैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3 लाया हूँ, पार्ट 3 लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। क, ग, ड़, ज्ञ। क, ग, ड़, ज्ञ। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। खा है, गा है, ड़ा है, ज्ञ है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। खा, गा, ड़ा, ज्ञ। जल्दी बताइए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा, सही आंसर होगा आपका ज्ञ। ज्ञ आपके संयुक्त व्यंजन हैं। तो बच्चों, दोस्तों, संयुक्त व्यंजन आपके 4 प्रकार के होते हैं। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, कुल 4। कौन कौन से। पहला होता है छा, ठीक है, ठीक। दूसरा होता है त्रा, तीसरा होता है ज्ञा, और चौथा होता है स्रा। संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो सारे व्यंजन हैं ये दो व्यंजनों के से मिलकर बने हुए हैं, दो व्यंजनों के मेल से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। मतलब कि इस व्यंजन में, इस व्यंजन में, इस व्यंजन, इस व्यंजन में, इन सभी व्यंजनों में दो दो व्यंजन हैं। अब आपको दिख नहीं रहे हैं, ठीक, अभी दिखाते हैं। ठीक, कैसे, तो देखिए। तो अब देखिए, छा, छा हमारा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से व्यंजन आपके आएंगे, तो इसमें आएंगे आपके एक हलंत वाला का आएगा, हलंत वाला का आएगा, और षटकोण वाला सा, मूर्धन्य सा, षटकोण वाला सा। इन दो व्यंजनों से मिलकर हमारा बना है छा। ठीक है, सेकंड ज्ञ देख लेते हैं, ज्ञ देखते हैं, ज्ञ। तो जो ज्ञ है बच्चों, ज्ञ वो बना है जा, हलत वाले की आधा जा, और इया, और इया, इनसे मिलकर बना है हमारा ज्ञ। तो ज्ञ जो हमारा है वो हलंत वाले जा और इया, इन दो व्यंजनों से मिलकर हमारा बना हुआ है ज्ञ। हलंत मतलब आधा जा। ठीक, अच्छा, ज्ञ हो गया। अब हमारा जो दूसरा है व्यंजन वो है संयुक्त व्यंजन त्रा। तो त्रा पता चल रहा है ता और रा, तो हलंत वाचक ता और दूसरा वाला रा। पहला वाला व्यंजन हलंत होगा और दूसरा पूर्ण व्यंजन होगा। ठीक है, अब एक बचा है स्रा। स्रा देख लो, पता चल रहा है कहने से स्रा, 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 यानी कि सा और रा। ठीक है, सलजम वाला सा और रा, यानी कि ये श्रा। तो इसमें सबसे पहला वर्णमाला होता है हलंत वाचक, यानी कि सलजम वाला शा और रा। ठीक है, तो ये होता है आपका। ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ है आपकी। ठीक है, तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ज्ञ। तो ज्ञ आपका सही सही आंसर होगा। ये आपका ताल विषय होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें निम्न में कंठ ध्वनियाँ, कंठ लिखा हुआ है, कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। मतलब कि वो ध्वनियाँ जो कंठ से निकलती हैं, वो ध्वनियाँ जो कंठ से निकलती हैं कौन कौन सी हैं, फटाफट बताओ। ऑप्शन ए का, खा। ऑप्शन बी या, रा। ऑप्शन सी चा, जा। ऑप्शन डी टा और ड़ा। जल्दी से आंसर दीजिए, आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। ऑप्शन ए सही है कि बी सही कि सी कि डी। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है बच्चों, तो वो है का और खा। ठीक है, क्योंकि देखो कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, सबसे पहले देख लीजिए। तो कंठ ध्वनियाँ, कंठ ध्वनियाँ में आपके क वर्ग, कंठ ध्वनि में आपका क वर्ग आता है। इसमें कौन कौन से आएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ ध्वनियाँ होंगी का वर्ग। फिर आ जाओ, इसके बाद आता है आपका च वर्ग। जो च वर्ग होती है वो तालव्य ध्वनियाँ होती है। च वर्ग होती है वो तालव्य ध्वनि होती है, यानी कि ताल की सहायता से बोली जाती हैं। ताल क्या होता है, मुंह के भीतर जो ऊपरी भाग होता है, जबान ऊपर उठाओ जो लगता है ऊपरी भाग में, वो आपका तालु होता है। ठीक है,
तालु होता है, ठीक है। ऊपरी छेद जो होता है उसका पिछड़ा हुआ भाग होता है तालु, तालु, ठीक है। तो चा वर्ग वाले जितने भी वर्ण होते हैं, चा, छा, जा, झा, या, चा, छा, जा, झा, या, ये सब तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। फिर आ जाओ आपकी आती है मूर्धन्य। मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य यानी कि मूर्धा। तो छत के भीतर का जो ऊपरी भाग होता है उसके आगे वाला पार्ट, छत के भीतर का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसके आगे का भाग, उसके आगे का भाग आपका मूर्धा होता है। जबान लगा के चेक कर लीजिएगा तो आपकी मूर्धन ध्वनियाँ वहाँ से निकलती हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें? आपका टा वर्ग आता है। तो टा वर्ग में कौन कौन से आता है? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक है, मूर्धन। इसके बाद दंत, दंत ध्वनियाँ। दंत ध्वनियाँ जो दांत से बोले जाती हैं, मतलब जिनमें दांत का यूज होता है थोड़ा बहुत, दंत ध्वनियाँ होती हैं। तो उसमें ता वर्ग आते हैं। ता वर्ग के सारे वर्ण, ता वर्ग के सारे वर्ण दंत होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना। अब लास्ट में आ जाता है आपका ओष्ठ ध्वनियाँ। ओष्ठ ध्वनियाँ ओठों की सहायता से ध्वनियाँ बोली जाती है, जिनका जिन ध्वनियों को बोलने में ओठों का थोड़ा बहुत प्रयोग होता है, ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो जो आपका जो पा वर्ग होता है, आपका जो पा वर्ग होता है उसमें जितने भी वर्ण आते हैं, उसमें जितने भी वर्ण आते हैं वो सब आपकी ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं, ओठों की सहायता से बोली जाती है। जैसे बोल के देख लीजिए, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ का वर्ग, तालव्य चा वर्ग, मूर्धा टा वर्ग, दंत ता वर्ग और ओष्ठ पा वर्ग। दंत याद रखो ता, ओष्ठ याद रखो पा, ऊपर के दो याद रखो कंठ का, तालु चा, बचा क्या? मूर्धन यानी कि टा वर्ग, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द होता है कि व्यंजन होता है कि स्वर होता है कि वर्ण होता है? जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चा वो आपका होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी होती है वर्ण, और वर्ण को ही हम बोलते हैं ध्वनि। वर्ण को ही हम बोलते हैं ध्वनि। ये भी बोल सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, क्योंकि वर्ण को ही ध्वनि और ध्वनि को ही हम वर्ण बोलते हैं। ध्वनि हमारी वर्ण में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है। अच्छा, और भाषा जो है इम्पोर्टेंट है। भाषा जो है वो संस्कृत भाषा के भाष शब्द से मिलकर बना हुआ है। भाष शब्द से मिलकर बना हुआ है। भाषा जो है वो संस्कृत भाषा के भाष शब्द से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, ठीक। और अगर पूछ ले कोई भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई, तो भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी वर्ण या ध्वनि। तो देखो, जैसे आपका राम शब्द है, आपका राम शब्द है, तो इस राम शब्द में आपके दो अक्षर हैं, दो अक्षर हैं। कौन कौन से? एक तो आपका रा हो जाएगा और एक तो आपका मा हो जाएगा। एक आपका रा हो जाएगा, एक आपका मा हो जाएगा। दो अक्षर हैं। अक्षर वर्ण ध्वनि अलग अलग होते हैं, तो इसमें दो अक्षर हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो पहला अक्षर है ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है या दो ध्वनियों से मिलकर बना हुआ है। जो दूसरा अक्षर है ये भी दो वर्णों या दो ध्वनियों से मिलकर बना हुआ है। कैसे? कुल मिला के जो राम शब्द है दो अक्षर से मिलकर बना हुआ है, तथा इसमें चार वर्णों का उपयोग हुआ है। चार वर्णों से मिलकर या चार ध्वनियों से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन से? तो देखो, तो राम में सबसे पहले रा देखें तो रा, तो सबसे पहले रा, तो रा, तो इसमें से देखो किस स्वर का उच्चारण आ रहा है? रा। जब रा बोलते हैं तो इसमें आ स्वर का उच्चारण आ रहा है। आ स्वर का उच्चारण आ रहा है, तो इस आ स्वर के साथ कुछ ना कुछ तो व्यंजन जुड़ा होगा। तो क्या, यानी कि रा जुड़ा हुआ है तो हलंत वाला रा आ जाएगा। जब आ स्वर इससे अलग कर लेंगे तो बचेगा क्या? केवल हलंत वाला रा बचेगा। तो पूरा क्या हो गया? रा हो गया, क्योंकि कोई भी व्यंजन अकेला यूज नहीं आ सकता, ठीक। अब सेकंड आता है माँ। तो माँ, तो माँ देखो, माँ, तो माँ में अगर हम देखें तो माँ में आ
यानी कि आ स्वर की ध्वनि आ रही है, आ स्वर की ध्वनि आ रही है तो आ स्वर निकाल लो तो बचेगा हलंतवाचक माँ, हलंतवाचक माँ। ठीक, तो राम शब्द दो अक्षरों से मिलकर बनता है तथा चार वर्णों से मिलकर बनता है। दो अक्षरों तथा चार वर्णों से मिलकर बनता है। रा हलंतवाचक बड़ा आ, हलंतवाचक माँ, छोटा आ। ठीक, यानी कि दो अक्षरों और चार ध्वनियों से मिलकर यह बनता है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें, भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई बात करें तो वर्ण होती है। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, हाँ भैया, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तनी कुछ लिखी हुई हैं, सृष्टि, सृष्टि, षष्ठी, इनमें से कोई नहीं। सृष्टि, षष्ठी, षष्ठी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। तो इसमें जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो सही आंसर होगा सृष्टि, सृष्टि। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकृति, दूसरा ऑप्शन अपकीर्ति, तीसरा है अपकीर्ति और चौथा है अपकीति। फटाफट बताओ, फटाफट। अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीति, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। बस बी और सी वाले कंफ्यूजिंग है, इन दो में अगर आप पहचान गए सही वाला तो सही निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चा वो होगा अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति सही ऑप्शन होगा। 90 का बी ऑप्शन अपकीर्ति, अपकीर्ति, पांचवे का बी ऑप्शन। ठीक है, अपकीर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बताओ, ये बढ़िया है, देखिए मेरे को इम्पोर्टेंट भी है। शुद्ध शब्द कौन सा है, मैंने कि शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध शब्द बताइए। सच्चिदानंद ए ऑप्शन, सच्चिदानंद बी ऑप्शन, सच्चिदानंद सी ऑप्शन और सच्चिदानंद डी ऑप्शन। जल्दी से, शुद्ध शब्द या शुद्ध वर्तनी कौन सी है? सच्चिदानंद ऑप्शन ए, सच्चिदानंद ऑप्शन बी, सच्चिदानंद ऑप्शन सी, सच्चिदानंद ऑप्शन डी। फटाक से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, जल्दी से, जल्दी से। और खूब क्वेश्चंस बच्चों लगाते रहिए, खूब प्रश्न लगाते रहिए, खूब प्रश्न। जितने सारे प्रश्न लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे, उतने ही आप अच्छे नंबर की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, हमारे पुराने वीडियो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत उपयोगी हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा सच्चिदानंद, वो आपका होगा सच्चिदानंद, वो आपका होगा सच्चिदानंद। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए बच्चों, ये मिला हुआ है, ये सद्भावना, ये जो मिला हुआ है, ठीक है, पूरा शब्द है सद्भावना। ठीक, ये मिला हुआ है, ये मिला है सद्भावना। ठीक, जल्दी से बताइए सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे पहले बताइए सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन भावना, सदधन भावना, सतधन भावना, सदधन भावना। तो सबसे पहले बताइए सद्भावना स्वर संधि है कि व्यंजन संधि की विसर्ग संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि की विसर्ग संधि है? तो सद्भावना आपकी व्यंजन संधि होगी, क्योंकि यहाँ पे सद भावना यानी यहाँ पे मेल हो रहा है, पहचान गए, यहाँ पे मेल हो रहा है, यहाँ पे दो व्यंजनों का मेल हो रहा है। जब दो व्यंजनों का मेल होता है तो ये हमारी व्यंजन संधि है। ठीक, सद्भावना व्यंजन संधि। चलिए इसका संधि विच्छेद बताइए। सतभावना, सतधन भावना, सदधन भावना, सतधन भावना, सदधन भावना। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा सतधन भावना, सतधन भावना। तो क्या नियम कहलाता है? तो ये व्यंजन संधि है, इसका नियम क्या है? तो देखो, इसका नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग मतलब का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ये सब जो वर्ग होते हैं उनके उस वर्ग के पहले वर्ण का, पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अगर ठीक है, मतलब कि का वर्ग का पहला वर्ण अगर का है तो इसका जो परिवर्तन हो का वर्ग के तीसरे का खा गा यानी कि गा में हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो रूल क्या कहलाता है? रूल ये कहलाता है,
रूल जो है भैया, रूल ये कहलाता है, आंसर शब्दन भावना है। रूल ये कहलाता है आपका, किसी वर्ग के पहले वर्ण पहले वर्ण क च ट त प, क च ट त प, यानी कि क हलंत वाले होंगे सब। ठीक है, व्यंजन की बात कर रहे हैं हम, व्यंजन की। तो व्यंजन हमेशा समझ लो, जब भी व्यंजन लिखो तो हलंत वाला लिखो, पूर्ण एकदम, है ना, प्योर, बिना स्वर वाला, नहीं गलत हो जाएगा। तो किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क च ट त प का मेल किसी स्वर से हो, किसी स्वर से हो, ठीक, किसी स्वर से हो, ठीक, स्वर तो जानते हो, या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, कोई भी वर्ग हो उसके तीसरे वर्ण से हो, किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो, तीसरे वर्ण से हो। तीसरा वर्ण कौन कौन से होगा? ग आ जाए, या ज आ जाए, या ड आ जाए, या द आ जाए, या बा आ जाए, ठीक, गजट दब तीसरा वर्ण आ जाए, या, ठीक है, या चौथा वर्ण आ जाए, या किसी भी वर्ण का, या किसी भी वर्ण के मतलब कि किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण या किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए। चौथा वर्ण क्या होगा? घा होगा, देख लेना अपने आप, झा होगा, ठीक है, ढा होगा, और धा होगा, और भा होगा, चौथा वर्ण आ जाए, ठीक, चौथा वर्ण आ जाए। और क्या आ जाए? अथवा, आपके अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, र, ला और व, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ठीक है। किसी अंतस्थ व्यंजन के किसी इनमें से किसी भी वर्ण से मेल होने पर, मतलब कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से हो, अथवा किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो, या अंतस्थ व्यंजन से हो, अंतस्थ व्यंजन से हो, अंतस्थ व्यंजन से हो, तो वो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो वो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। तो चलिए संधि देखते हैं अब, समझ गए? मतलब कि किसी भी वर्ग का या किसी भी वर्ग के अगर पहले वर्ण का मेल किसी भी स्वर से हो, ठीक, किसी भी स्वर से हो, या तीसरे वर्ण से हो वर्ग के, या वर्ग के चौथे वर्ण से हो, ठीक है, चौथे वर्ण से हो, या अंतस्थ व्यंजन से हो, अंतस्थ व्यंजन से हो, तो जब पहले वर्ण के बाद स्वर आए, या तीसरा चौथा वर्ण आए, या अंतस्थ व्यंजन आए, तो पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ग के, जिस वर्ग का ये पहला वर्ण होगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाता है। यदि पहले वर्ग का हुआ तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि का गा में चेंज हो जाएगा, ठीक। चलिए अपनी संधि पे देखते हैं, संधि पे आते हैं, ठीक। अब देखो, तो सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, देखते हैं। इसका सही आसन है सतधन भावना। कैसे? देखो, सत धन भावना, सतधन भावना। तो यहाँ पे देखो, हमने पहले शब्द के आखिरी वाले वर्ण के दूसरे शब्द के पहले वाले वर्ण का मेल होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब देखो चूंकि व्यंजन का मेल होगा तो ये व्यंजन संधि है। यहाँ भी व्यंजन दिख रहा है तो व्यंजन संधि ही पहचान गए, मेल यहीं पे हो रहा है, ठीक। जहाँ पे मेल होता है वहीं पे देखा जाता है, ठीक, समझ गए, वहीं से ब्रेक किया जाता है, समझ। जहाँ पे योग हो रहा है सबसे वो पहचाना सीखो। अब देखो, क्योंकि आधा धा लगा हुआ है, इसका मतलब अर्थ है, तो समझ लो व्यंजन है, इस व्यंजन में जुड़ा तो व्यंजन संधि, ठीक। अब देखो ता, तो सत आखिरी, इसका जो ता, इस ता का भा से मेल होगा, तो ता देखो, ता जो है वो ता वर्ग का है ना, ता वर्ग का, ता था दा, ता वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, पहला वर्ण है, ता था दा दा दा, ता वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक, ता वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक। अच्छा, अब देखो इसका जो मेल हो रहा है, भा से हो रहा है, तो भा देखो, अगर भा की बात करें तो ये पा फा बा भा, यानी कि पा वर्ग, जो पा वर्ग होता है उसका चौथा वर्ण है, पा वर्ग का भा जो है ये चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण है। तो मतलब कि हमने बोला किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या स्वर से या अंतस्थ व्यंजन से मेल हो, तो उस
तो जो पहला वर्ण है उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। तो ता वर्ग का पहला वर्ण है, इसका जो मेल हो रहा है वो भा हो रहा है। भा जो है वो पा वर्ग का चौथा वर्ण है। पा फा बा भा भा, यानी कि पा वर्ग का चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण है, यानी कि पहले वर्ण का चौथे वर्ण से मेल हो रहा है। जब पहले वर्ण का चौथे वर्ण से मेल होगा, चौथे वर्ण से मेल होगा, तो ता जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में चला जाएगा, यानी कि ता था दा, यानी कि दा में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। ठीक ठीक। तो ता वर्ग का पहला वर्ण है और ये पा वर्ग भा पा पा फा भा पा फा बा भा, यानी कि पा वर्ग का चौथा वर्ण है। जब पहले वर्ग का चौथे वर्ण से मेल होगा तो पहला वर्ग ता वर्ग का है, तो ये ता वर्ग का जो वर्ण है ता, ये अपने ही वर्ग के तीसरे में चला जाएगा, यानी ता था दा, यानी कि दा में बदल जाएगा। अब जब इन दोनों का मेल होगा, इन दोनों का मेल होगा, तो ता जो है वो दा में बदल जाएगा, वो भा के साथ चिपक जाएगा, दूसरे वर्ण के पहले वर्ण के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, जब चिपक जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो, सत धन भावना, सत धन भावना पहला और चौथा, तो ये तीसरे में चला जाएगा, यानी कि दा में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स द स द भावना। ठीक है, समझ गए। तो ये व्यंजन संधि का नियम होता है, पहले मतलब कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है जब उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, या कोई स्वर आए, या कोई अंतस व्यंजन आए, तो वो जो वर्ग का जो पहला वर्ण होता है, यानी कि दूसरे शब्द का आखिरी वाला जो वर्ण होगा, वो हमेशा किसी न किसी वर्ग का पहला वर्ण होगा, वो हमेशा जब इन सब चीज़ों से मेल होगा तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चला जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। हाँ, दिग्विजय में कौन सी संधि है, बताइए दिग्विजय में कौन सी संधि है, दिग्विजय में कौन सी संधि है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिग्विजय में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि। अभी पहले वाला हमने बताया है सद्भावना, उसी से रिलेटेड है। दिग्विजय में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, फटाफट। जल्दी बताओ। तो दिग्विजय में आपकी होगी यहाँ पे व्यंजन संधि, दिग्विजय में आपकी यहाँ पे होगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, दो व्यंजन अर्ध रूप में जुड़े हुए हैं, और ठीक, समझ गए। चलिए, इसका सही आंसर होगा व्यंजन संधि, सही आंसर होगा व्यंजन संधि। ठीक है, इसका विसर्ग करिए, इसका संधि विच्छेद करिए सब लोग, बताइए क्या होगा जल्दी से। तो देखते हैं भैया क्या होगा इसका संधि विच्छेद। देखो, दिग्विजय तो कहाँ पे ये टूटे, कहाँ से टूटेगा, दिग्विजय, दिग्विजय यानी कि यहाँ से टूट सकता है, दिग्विजय दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, टूटेगा किस में, तो इसका तो संधि विच्छेद होगा भैया, वो होगा दिक 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 धन विजय, दिक धन विजय, दिक धन विजय, विजय। ठीक, अभी हमने व्यंजन संधि का नियम बताया, जब किसी भी वर्ग के पहले वाले वर्ण का मेल किसी भी स्वर से हो, या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, तीसरे और चौथे वर्ण से हो, या अंतस व्यंजन से हो, तो ये का वर्ग का पहला वाला वर्ण का है, इसका जो मेल हो रहा है वो अंतस व्यंजन या लावा, यानी कि वा से हो रहा है, वा से हो रहा है, वा से हो रहा है। तो पहला वाला वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, तो का खा गा, यानी कि गा में बदल जाएगा, गा में बदल जाएगा। जब इन दोनों का मेल होगा तो का गा में बदल जाएगा, यानी कि जो गा है वो वा से चिपक जाएगा, चिपका दो पटाख से, तो संधि हो जाएगी
दिग्विजय। ठीक ठीक। यण संधि बेटा हमने क्यों दी, क्योंकि यण संधि भी वा और या में भी आधे आधे व्यंजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि और यण संधि में कभी कभी व्यंजन संधि और यण संधि में कभी कभी बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर आपको नियम नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसको अपने आप ढूंढिएगा, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, समझ गए। तो दिग्विजय में आपकी व्यंजन संधि होगी, यण संधि भी दे सकता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है। वाह, बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है। बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है। बह प्रत्यय होगा, हाव प्रत्यय होगा, आव प्रत्यय होगा कि आवा प्रत्यय होगा। तो इसका सही आंसर होगा बहाव में आव प्रत्यय होगा। बहाव में आव प्रत्यय होगा। ठीक है, आव प्रत्यय से और सादे शब्द बनाइएगा। ठीक है, आवाज से सबसे बनाइएगा। तो बहाव में प्रयुक्त शब्द कौन, प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा आपका, आव प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बताओ, धुंधला में प्रयुक्त शब्द प्रत्यय कौन है। धुंधला, हाँ एक चीज प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द, प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं, प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे आकर, जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता परिवर्तन ला देते हैं। जैसे प्रत्यय मतलब कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं या वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे यानी अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे जैसे दया, जैसे दया था, हमने क्या किया, दया था, दया के अंत में हमने आलू प्रत्यय जोड़ दिया। आलू प्रत्यय हमने जोड़ दिया। आलू प्रत्यय जोड़ दिया तो इसके अर्थ में दूसरा, मतलब कि इसके अर्थ में अब परिवर्तन हो गया। अब क्या आ गया, ये हो गया दयालु, ये हो गया दयालु, ये हो गया दयालु, तो ये हो गया दयालु। ठीक है, दयालु। ठीक, तो ये प्रत्यय होता है। ठीक, अब बताइए धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय ला प्रत्यय होगा, धूम प्रत्यय होगा कि धुंध प्रत्यय होगा। ला प्रत्यय होगा, धुंध प्रत्यय होगा कि धुंध प्रत्यय होगा। तो धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय होगा धुंधन ला, यानी कि ला प्रत्यय होगा। धुंधला में ला प्रत्यय होगा, आपका सही आंसर है ला। ठीक, ला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द बहुवचन में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा शब्द बहुवचन में है। माता, लड़का, प्राण, किताब। जल्दी से बताइए, कौन सा शब्द बहुवचन में है। माता, लड़का, प्राण, किताब। जल्दी से बताइए कौन सा होगा। ए ऑप्शन माता, बी ऑप्शन लड़का, सी ऑप्शन प्राण, डी ऑप्शन किताब। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा प्राण। प्राण हमेशा आपका बहुवचन में ही होता है। प्राण हमेशा आपका बहुवचन में ही होता है। ठीक है, प्राण हमेशा बहुवचन में होता है। ठीक है, प्राण हमेशा आपका बहुवचन में होता है। प्राण हमेशा आपका बहुवचन में होता है। ठीक, माता एक वचन, माताएं, लड़का लड़के, किताब किताबें, प्राण प्राण। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा प्राण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धरती का पर्यायवाची फटाफट। धरती का पर्यायवाची शब्द बताइए। चंचला, विपुला, अचला, सरसी। चंचला, विपुला, अचला, सरसी धरती का पर्यायवाची शब्द। धरती का पर्यायवाची शब्द जल्दी से बताइए। ये चंचला होगा, विपुला होगा, अचला होगा, सरसी होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो धरती का पर्यायवाची शब्द होगा अचला। धरती का पर्यायवाची शब्द होगा अचला, अचला। और होते हैं भू, धरा। ठीक है, पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें हमने आपको पर्यायवाची शब्द बताया। तो धरती का पर्यायवाची शब्द होगा अचला। नेक्स्ट क्वेश्चन। कानन का पर्यायवाची शब्द बताइए। पुष्प विहिप वन इनमें से कोई नहीं। पुष्प विहिप इनमें से कोई नहीं। पुष्प विहिप वन इनमें से कोई नहीं। तो कानन का पर्यायवाची शब्द आपका होगा वन। कानन का पर्यायवाची शब्द होगा वन, यानी कि कानन पर्यायवाची शब्द होता है वन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्तार का विलोम शब्द क्या है। विस्तार का विलोम शब्द लघु, संक्षेप, सूक्ष्म, छोटा। जल्दी बताइए, लघु, संक्षेप, सूक्ष्म, छोटा। तो
विस्तार का जो विलोम शब्द होगा वो होगा, विस्तार का जो विलोम शब्द होगा वो होगा संक्षेप। छोटा का बड़ा हो जाएगा, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, लघु का वृहत हो जाएगा, लघु का वृहत हो जाएगा। ठीक, वृहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विस्तार का विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप, लघु का वृहत, सूक्ष्म का स्थूल, छोटा का बड़ा। सम्मुख का विलोम शब्द है, सम्मुख का विलोम शब्द है, सम्मुख का विलोम शब्द है, सम्मुख का विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मुख का विलोम शब्द है। तो सम्मुख का विलोम शब्द है, फटाफट जल्दी से आंसर कीजिए, फटाफट जल्दी से आंसर कीजिए। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मुख, विमुख, प्रमुख, अभिमुख। तो सम्मुख का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका विमुख। सम्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख। ठीक है, तो चलिए अपना ये पार्ट 3 एंड करते हैं पे अपना सेशन। ठीक है दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से थैंक्स। ठीक है, अगर आप सबको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया होगा, हल्का सा भी अगर आप लोगों को मदद कर रहा होगा, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू पॉसिबल, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि इससे मुझे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप सबके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब तैयारी कीजिए, अपना ध्यान रखिए। जय हो।